तो अभी हम लोग देखेंगे बेसिकली ह्यूमरस का फ्रैक्चर। तो ह्यूमरस का फ्रैक्चर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रॉक्सिमल की बात करेंगे, और जो डिस्टल फ्रैक्चर की बात है वो हम लोग एल्बो जॉइंट में करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका एनाटॉमी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो बेसिकली ह्यूमरस एक लॉन्ग बोन होता है। लॉन्ग बोन कैसा होता है? लॉन्ग बोन होता है, लॉन्ग बोन होता है। और ये ह्यूमरस का हेड है, तो ये हेड है, और ये इसका नेक है, ये ह्यूमरस का नेक है। ये कौन सा नेक है? बेसिकली एनाटॉमिकल नेक। तो इसका पोस्टीरियर व्यू है, इसका एंटीरियर व्यू है। मतलब इसको हम लोग आगे की तरफ देख रहे हैं और इसको हम लोग पीछे की तरफ से देख रहे हैं। ये बेसिकली यहाँ पे जो है ये डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी है। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, यहाँ पे डेल्टॉइड मसल अटैच होगी, और यहाँ पे रेडियल ग्रूव है, रेडियल ग्रूव है। तो यहाँ से निकलती रेडियल नर्व, इसके पीछे से आती है रेडियल नर्व। तो ये हो गया। तो बेसिकली यही मतलब ये पीछे से आ रही है रेडियल नर्व, ये यहाँ से आती है, ऐसा पीछे से आती है रेडियल नर्व। ये यहाँ पे लेसर ट्यूबरोसिटी या फिर ग्रेटर ट्यूबरो, और यहाँ पे ग्रेटर ट्यूबरोसिटी। तो लेसर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल, और यहाँ पे दोनों के बीच में होता है इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। और ये हो गया एनाटॉमिकल नेक। और यहाँ पे होता है बेसिकली अपना सर्जिकल नेक, इसके 0.5 सेंटीमीटर होता है सर्जिकल नेक। तो बेसिकली जो प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर में क्या क्या कॉमन होता है? बेसिकली एक तो साफ्ट, और ये होता है अपना साफ्ट जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। एक तो यहाँ पे हेड का फ्रैक्चर होता है, पर हेड का फ्रैक्चर उतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। तो हेड का फ्रैक्चर उतना ज़्यादा कॉमन नहीं होता प्रॉक्सिमली। दूसरा होता है यहाँ पे साफ्ट का फ्रैक्चर ज़्यादा कॉमन होता है। थर्ड, सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर कॉमन होता है, सर्जिकल नेक का। और एक होता है ग्रेटर ट्यूबरकल का फ्रैक्चर कॉमन होता है। और जो यहाँ पे प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर है, जैसे डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी हो गया, और लेसर ट्यूबरकल हो गया, और हेड हो गया, और एनाटॉमिकल नेक हो गया, इसका फ्रैक्चर कॉमन इसलिए नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसके फ्रैक्चर में बेसिकली यहाँ पे मसल वगैरह होती है प्लस, और ये छोटे होते हैं। और बेसिकली अगर इसके फ्रैक्चर में बात करूँ ना, इसके फ्रैक्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंजरी चाहिए। मतलब वहाँ पे ज़्यादा तोड़ फोड़, अगर यहाँ पे उसकी फ्रैक्चर रहेगा ना, तो अगर जैसे बताऊँ कि अगर सपोज मुझे लेसर ट्यूबरकल में अगर फ्रैक्चर मिल रहा है ना, तो 100% फिक्स है कि अगल बगल की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा डैमेज रहेंगी। मतलब वहाँ पे स्कैपुला फ्रैक्चर, चेस्ट फ्रैक्चर, वहाँ पे ये सब भी अपने को दिखेगा। मतलब बहुत ज़्यादा चीड़फाड़ मचेगी। तो ये हो गया, अब हम लोग ने देख लिया, तो ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं जो बेसिकली ह्यूमरस का हेड होता है। ह्यूमरस का हेड होता है, ये बेसिकली सिर्फ 1/3 ही अटैच होता है। किससे? ये 1/3 ये ह्यूमरस हो गया, और ये बेसिकली अपने को पता है ह्यूमरस। और यहाँ पे बेसिकली ये बनाता है एल्बो जॉइंट, यहाँ पे रेडियस अल्ना होती है एल्बो जॉइंट, और यहाँ पे बेसिकली बनता है शोल्डर जॉइंट, और ये होता है ग्लेनॉइड कैविटी। तो सिर्फ ह्यूमरस का 1/3 पार्ट ही हेड का सिर्फ अंदर रहता है। तो इसी के लिए बहुत ही मूवेबल जॉइंट है, बहुत ही मूवेबल जॉइंट होता है ये ध्यान रखने का। तो ये हो गया। उसके बाद मैं बताऊँ कि बेसिकली ह्यूमरस के कि जो लेसर ट्यूबरोसिटी है, यहाँ पे मसल अटैचमेंट देखते हैं। लेसर ट्यूबरोसिटी से मसल अटैच होती है सब स्कैपुलरिस मसल होती है। इससे इसका काम क्या होता है? बेसिकली इंटरनल रोटेशन इसका काम होता है। एक होता है ग्रेटर ट्यूबरकल, तो यहाँ पे होता है सुप्रा स्पाइनेटस मसल अटैच होती है, सुप्रा स्पाइनेटस मसल अटैच होती है। और यहाँ पे साफ्ट से पेक्टोरलिस मेजर अटैच होता है। पेक्टोरलिस मेजर का काम क्या होता है? बेसिकली एडेक्शन मतलब पास। और सुप्रा स्पाइनेटस का काम क्या होता है? बेसिकली एक्सटर्नल रोटेशन। ये हो गया। अब ये हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग देख लिया क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। मतलब अगर ग्रेटर ट्यूबरकल में फ्रैक्चर हो जाए, या फिर बेसिकली अगर बताऊँ सर्जिकल नेक में फ्रैक्चर हो जाए, तो क्या बेसिकली प्रेजेंटेशन बंदा लेके आ सकता है? तो अगर यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाए तो क्या प्रेजेंटेशन आ सकता है? सबसे पहले जो एटीट्यूड, मतलब किस पोजीशन में उसको आराम मिलता है, तो अपना थोड़ा सा हाथ जो होता है, हैंड, वो पास में किए रहेगा, अपना हैंड अपने से चिपकाए रहेगा वो। दूसरा, अगर फ्रैक्चर लेस फ्रैक्चर है, तो डिस्प्लेसमेंट्स अगर वहाँ पे कम है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? कम है, तो वहाँ पे हम लोग कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। और यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, फ्रैक्चर ज़्यादा है, तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, तो फ्रैक्चर ज़्यादा है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। और इन्वेस्टिगेशन में हम लोग बेसिकली क्या कराएंगे? इन्वेस्टिगेशन में हम लोग एक्सरे कराएंगे। ये एक्सरे कौन सा? एपी एंड लेटरल। तो बेसिकली सबसे पहले बताऊँ, देखो कंजर्वेटिव में सबसे पहले अगर ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं तो हम लोग स्लिंग पाउच लगा सकते हैं, स्लिंग पाउच। तो ये स्लिंग पाउच ये हो गया, ये तो 4 to 6 वीक के लिए हम लोग लगा देते हैं, 4 to 6 वीक के लिए। उसके बाद दूसरा, अगर फ्रैक्चर ज़्यादा है तो हम लोग देखो यहाँ पे ये सब अपने पास ऑप्शन होता है। एक होता है फाइलोस प्लेट, ये प्लेट के टाइप है, फाइलोस प्लेट होता है, ये लगा सकते हैं हम लोग। या तो इसमें हम लोग क्या करते हैं
ये यहाँ पे के वायर, सब क्यूटेनियस के वायर हम लोग काट सकते हैं, नीलिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और प्लेट का टाइप होता है LPH, ये हम लोग कर सकते हैं LPH, या फिर फाइलोस, या फिर ऑस्टियो सूचर, मतलब बोन के थ्रू हम लोग सूचरिंग करते हैं। तो ये दोनों प्लेट के टाइप हैं, तो ये सब भी हम लोग सर्जिकल में कर सकते हैं। अब कॉम्प्लिकेशन की बात आई कि मतलब अगर हम लोगों ने ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं किया तो क्या क्या हो सकता है वहाँ पे, या फिर ट्रीटमेंट बंदे ने लिया ही नहीं तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले सर्जिकल नेक फ्रैक्चर के कॉम्प्लिकेशन दिखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, वहाँ पे न्यूरोवेस्कुलर इंजरी हो सकता है, न्यूरोवेस्कुलर डैमेज हो सकता है वहाँ पे, ब्रेकियल प्लेक्सस, नर्व में ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो सकता है, और सबक्लेवियन आर्टरी में सबक्लेवियन आर्टरी डैमेज हो सकती है। चांस ऑफ चेस्ट इंजरी भी रहेगा वहाँ पे, क्योंकि बगल में होती है चेस्ट इंजरी, तो वहाँ पे हीमोथोरैक्स दिख सकता है हमें। स्टीफनेस अपने को दिख सकता है, स्टीफनेस। और एक होता है एवेस्कुलर नेक्रोसिस, मतलब अगर हम लोग ने ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं दिया, ब्लड सप्लाई अगर कम है, ब्लड सप्लाई कम हो गई और ट्रीटमेंट अच्छे से दिया ही नहीं और ट्रीटमेंट कराई नहीं, तो ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से हड्डी गलने लगती है वहाँ पे, तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस ये हो गया। या फिर नॉन यूनियन और मॉल यूनियन। तो नॉन यूनियन का मतलब क्या होता है, नॉन यूनियन का मतलब क्या होता है कि वो बंदे ने ट्रीटमेंट लिया ही नहीं और जो वहाँ पे उसका फ्रैक्चर था वो फ्रैक्चर था, ये जुड़ा ही नहीं फ्रैक्चर, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनियन। और एक होता है मॉल यूनियन, मतलब अब देखो अगर हड्डी का फ्रैक्चर होता है तो वो जुड़ती है, कंफर्म होता है वो जुड़ती है ज़्यादा चांस में, क्योंकि वहाँ पे हीलिंग का नेचुरल प्रोसेस होता है, पर जुड़ी पर वो मॉल यूनियन हो गया, ऐसा उभार जैसा हो गया उसका, कुछ उभार जैसा, तो अच्छे से नहीं जुड़ी, तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉल यूनियन। तो ये हो गया, तो उस केस में भी हम लोग उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे अगर माल यूनियन हो जाएगा बाद में तो। और ग्रेटर ट्यूबरोसिटी का कॉम्प्लिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्टीफनेस, कि मतलब वो बंदा बोलेगा कि मेरे को फ्रैक्चर हुआ था पर मैंने ट्रीटमेंट नहीं लिया, पेन किलर ले लिया, ठीक हो गया था, पर बाद में वहाँ पे उसको वो जॉइंट के आसपास स्टीफनेस लगने लगा, मतलब क्या हुआ कि फ्रैक्चर अच्छे से जॉइन नहीं हुआ है, तो उसको बाद में हम लोग सर्जिकल ट्रीट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं वहाँ पे ह्यूमरस का, यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेसिकली साफ्ट का फ्रैक्चर, बेसिकली साफ्ट। तो बेसिकली अभी मैंने बताया जो पहले बात, जो ह्यूमरस होता है ना, ह्यूमरस का कभी भी फ्रैक्चर होता है तो बहुत ही लेस चांस है कि हम लोग वहाँ पे ऑपरेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि वहाँ एक तो ब्लड सप्लाई ह्यूमरस में अच्छी होती है, ब्लड सप्लाई, प्लस एक तो क्या होता है कि वहाँ पे मसल और लिगामेंट वगैरह अच्छे रहते हैं, कार्टिलेज वगैरह। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर माल यूनियन भी कभी हो जाएगा ना तो वो भी चल जाता है, वो भी दिखता नहीं है ऐसा करके। पर एक यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या हो जाती है, कभी कभी यहाँ पे रेडियल ग्रू से एक नर्व आती है यहाँ पे, रेडियल ग्रू, तो वहाँ पे एक इंट्रैप्ट हो जाती है, नर्व इंट्रैप्ट हो जाती है, मतलब जकड़, वो बोलते हैं ना ट्रैप हो जाना। तो बेसिकली कब होता है, जब हम लोग ट्रैक्शन देते हैं, तो जब फ्रैक्चर होता है बंदे को, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सीधे करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली इसी फ्रैक्चर में बेसिकली क्या होता है, ये नर्व आती है इसे पीछे से और ये फंस जाती है फ्रैक्चर में, तो इसको हम लोग बोलते हैं होलिस्टन लुइस फ्रैक्चर। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, रेडियल नर्व डैमेज हो जाती है, और रेडियल नर्व डैमेज हो जाती है तो होलिस्टन लुइस यही होता है कि ये फंस जाती है यहाँ पे, और रेडियल नर्व डैमेज, होलिस्टन लुइस मतलब रेडियल नर्व डैमेज होती है और रिस्ट ड्रॉप हो जाता है, रिस्ट ड्रॉप। तो इसका काम क्या होता है, बेसिकली डॉर्सन फ्लेक्शन। रेडियल नर्व का काम क्या होता है, रेडियल नर्व का काम क्या होता है, डॉर्सी फ्लेक्शन इन द सेंस ऊपर उठाना, हाथ को ऊपर उठाने की तरफ, तो वो काम वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि रेडियल नर्व डैमेज हो जाती है यहाँ पे, तो यहाँ पे इंट्रैप्ड हो जाती है। तो ये हो गया। तो बेसिकली अब ये इन्वेस्टिगेशन में हम लोग यहाँ पे क्या कराते हैं, अगर साफ्ट का फ्रैक्चर वगैरह है तो ये एक्सरे हम लोग कराते हैं। ये एक्सरे यहाँ पे हम लोग जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ उसके ऊपर और नीचे, मतलब ये एक्सरे शोल्डर तक भी हम लोग लेंगे, और ये एक्सरे हम लोग वहाँ पे आर्म का भी लेंगे, एक्सरे आर्म और एक्सरे शोल्डर, ये दोनों का कराएंगे, क्योंकि जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है उसके ऊपर का भी कराना है, उसके नीचे का भी कराना है एक्सरे, ये ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही मेनली करते हैं इसमें, तो हम लोग वहाँ पे स्लैब लगा देंगे, और अगर बाद में स्वेलिंग जब कम हो जाएगी तो कास्ट लगा देंगे। कास्ट क्यों नहीं लगाते, क्योंकि स्वेलिंग रहती है, इसीलिए हम लोग कास्ट नहीं लगाते। कास्ट मतलब ये पूरे एरिया को, यार मैंने ये सब बता दिया है तो एक बार देख लेना। स्लैब का मतलब एक ही तरफ से उसको प्लास्टर लगाते हैं, कास्ट मतलब दोनों तरफ से लगा देते हैं, क्योंकि स्वेलिंग हुई रहती तो हम लोग स्लैब भी लगाते हैं पहले, ताकि एक तरफ से उसको स्वेलिंग के लिए जगह मिल जाए। ये हो गया। अब हम लोग फंक्शनल ब्रेस भी हम लोग लगा देते हैं, फंक्शनल ब्रेस। अब उसके बाद यहाँ पे कंडीशन टू ऑपरेट करने का कंडीशन क्या होता है, एक तो पहले न्यूरोवेस्कुलर डैमेज मिले अपने को, या फिर मतलब रेडियल नर्व डैमेज मिले। यहाँ पे भी ग्रेड होता है, रेडियल नर्व मतलब यहाँ पे नर्व का ग्रेड होता है, जैसे न्यूरोप्रैक्सिया है, माइल्ड ग्रेड होता है ये, और एक्सोनटोमेसिस होता है, और उसके बाद
टेनाटोमेसिस होता है, ये ग्रेड 3 होता है, तो ये नर्व डैमेज का भी ग्रेड होता है। ये हो गया। अगर उसके बाद ओपन फ्रैक्चर है तभी भी हम लोग वहाँ पे ऑपरेटिव ट्रीटमेंट करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग नेलिंग वगैरह कर देते हैं। और इसका भी क्या है कॉम्प्लिकेशन, माल यूनियन, नॉल यूनियन, रेडियल नर्व इंजरी, वेसल इंजरी, एल्बो स्टिफनेस, ये सब इतने को दिखता है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट का मैंने ये दिखा देता हूँ, तो ये दिखा देता हूँ यहाँ पे इसको। देखो ये सबसे पहले ये देखो यहाँ पे क्या दिया, प्लेट और स्क्रू। तो ये प्लेट और यहाँ पे स्क्रू से इसको क्या कर दिया, फिट कर दिया गया है। तो ये कर देते हैं, तो मैंने बता दिया। ये देखो स्लिंग पाउच है, तो 4 to 6 वीक लगा देंगे। और ये नेलिंग हो गया, ये नेलिंग हम लोग कर देते हैं। तो डिपेंड करता है वो फ्रैक्चर डिस्प्ले से। और देखो ये पूरा क्या है, कास्ट है, तो अगर स्वेलिंग कम है तो हम लोग कास्ट लगा देते हैं। पर शुरू में हम लोग कोशिश करते हैं स्लैब लगाएं, क्योंकि स्वेलिंग धीरे धीरे बढ़ती है ऐसा करके। ये देखो ये रिज ड्रॉप है, अगर रेडियल नर्व डैमेज होगा तो रिज ड्रॉप है। तो बेसिकली अगर किसी का रेडियल नर्व कैसे चेक करेंगे, इसको ऊपर की तरफ उठाने के लिए बोलेंगे तो ये उठा नहीं पाएगा, तो समझ जाएंगे रेडियल नर्व डैमेज है। तो देखो यहाँ से रेडियल नर्व आती है और यहाँ पे रेडियल ग्रूव में ये देखो फ्रैक्चर हुआ और ये फंस गई, तो रेडियल नर्व इंजरी हो जाती है। जो ट्रैक्शन के टाइम जब हम लोग उसको फ्रैक्चर हुआ हम लोग खींचते हैं, तो क्या होता है, रेडियल नर्व डैमेज, पहले वो ठीक था, पहले हाथ उठा ले रहा था, पर ट्रैक्शन देने के बाद क्या होता है, वो नहीं उठा पाता हाथ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमरस फ्रैक्चर।